सौम्य स्वभाव के धनी हमारे माननीय कृषि मंत्री जी बहुत संघर्षशील हैं, क्योंकि उन्होंने संघर्ष को बड़े करीब से देखा है। आप सब जानते हैं कि मंत्री बनने से पहले ये एक जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर थे। बाद में भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी को बखूबी निभाया। उसके बाद माननीय मंत्री जी किसान सेल के प्रदेश के संयोजक भी रहे हैं, जिन्होंने किसानों की समस्याओं को बड़े करीब से देखा और समझा है। और इनकी एक सोच रही है कि किसानों की आय को कैसे दुगुना किया जाए, और इस प्रयास में ये निरंतर रात दिन मेहनत भी कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि पीछे किसान मेला था, किसानों की प्रदर्शनी के लिए इन्होंने अलग अलग योजनाएं चलाई हुई हैं, भावांतर भरपाई योजना चलाई हुई है, साथ ही हॉर्टिकल्चर सेंटर की स्थापना हमारे बीच में जिले के अंदर इन्होंने की हुई है। साथ में शेड्यूल कास्ट के लिए अभी अभी आपने सुना होगा कि 50% की सब्सिडी के साथ ट्रैक्टर निकाले गए हैं, और इसी कड़ी में हमारे गांव के भी अंदर एक ट्रैक्टर निकला है। इसके लिए हम मंत्री जी का पुनः आभार प्रकट करते हैं। और साथ ही मैं एक बार हमारे संस्था टीम के साथी कहते हैं कि हम भी मंत्री जी को सम्मानित करेंगे। उससे पहले मैं 2 लाइनें मंत्री जी को बोल दूं और आमंत्रित करूंगा। मंत्री जी के लिए 2 लाइनें प्रकट करता हूं। एक दिन मेरी रब से मुलाकात हुई, एक दिन मेरी रब से मुलाकात हुई, थोड़ी ही मगर बात हुई। एक दिन मेरी रब से मुलाकात हुई, थोड़ी ही मगर बात हुई। मैंने पूछा ये इंसान कैसा है, रब ने कहा रिश्ता बनाए रखना बिल्कुल मेरे जैसा है। माननीय कृषि मंत्री जेपी दलाल जिंदाबाद, माननीय कृषि मंत्री जेपी दलाल जिंदाबाद। धन्यवाद। इस गौशाला के प्रांगण में उपस्थित हमारे पूर्व विधायक शशि परमार जी, हमारी जिला परिषद की चेयरपर्सन अनिता जी, हमारे अधिकारी साहिबान, और ये परिवार है जो इस गौशाला को चलाता है, सारा मेरा अपना परिवार है। पहले भी मैं इस गौशाला में आया हूँ और बड़ी खुशी होती है कि इस तरह के काम करने वाले लोग समाज सेवा कर रहे हैं, धर्म की भी सेवा कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। और इस बार तो विशेष दुल्हेड़ी का नाम हुआ है, जो प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में इन बच्चों की वजह से सारे देश में किया है। सबसे पहले तो मैं इन बच्चों का धन्यवाद करता हूँ कि एक धारणा आई है सारे समाज में कि भाई अपने बारे में ना सोच के समाज के बारे में सोचे, देश के बारे में सोचे, प्रदेश के बारे में सोचे। और जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिए, छोटे छोटे काम कि टॉयलेट बनवा दो, सफाई करवा लो, तो इस काम के लोग मजाक उड़ाते थे। आगे यो काम प्रधानमंत्री के तो बड़े बड़े काम होया करे, लेकिन छोटे छोटे काम करके, छोटे से गरीबों के खाते खुलवा के, और एक ऐसा देव पुरुष है उसको पता था कैसे आभास हो गया कि भाई ये कोरोना भी आएगा, इन लोगों ने पैसे की जरूरत भी पड़ेगी, इनको मदद भी चाहिएगी, इनको अन्न भी बांटना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य से ये बीमारी आई थी कोरोना की, इसका जिस ढंग से मुकाबला किया, मैं कहता हूँ दुनिया में इस तरह बढ़िया प्रबंधन कहीं भी नहीं हुआ। एक बार तो ऐसा लगता था कि सांस की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। उस वक्त भी नौजवान बच्चे आए, मुझे पता है बड़ुआ गांव के बच्चे कहीं कहीं से सिलेंडर लाके फ्री बांट रहे थे। ऐसे ही नौजवानों ने टीम बनाई और बहुत सारे लोगों ने गरीबों को खाना दिया, भंडारे लगाए, आने जाने का प्रबंध किया उनका। कोई यूपी बिहार से बहुत लाखों आदमी थे अपने यहाँ, और भाई कुछ नेता ऐसे भी थे जो अपने घर में घुस के सभी जगह थे, जो पुराने
तरह तरह के दिखाई नहीं देते थे। मैं भी आप लोगों के बीच में उस टाइम सारे अस्पतालों में आया था, कुछ कंसंट्रेटर भी दिए थे, क्योंकि जब यही नहीं पता था कि जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बीमारी कहाँ तक जाएगी, तो पैसा क्या काम आएगा। बहुत लोगों ने दान दिया। और दुनिया के इस संकट में कुछ देश ऐसे भी थे, कुछ कंपनियां ऐसी थी जो चाहती थी कि भाई भारत में बहुत लाभ बीमारी फैलेगी, खूब पैसे कमाएंगे, 2-2, 3-3 हजार, 5-5 हजार की वैक्सीन बेचेंगे, और यहाँ 125 करोड़ की आबादी है, वैक्सीन में कई लाख करोड़ का कमाई हो जाएगी। लेकिन देखो आज अपना देश, तुरंत हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई, सारे देश के 2-2 बार वैक्सीन लगवा दिया, आज कहीं भी बीमारी का नाम नहीं है। चीन में आज भी बीमारी है, यूरोप में भी थोड़ी बहुत है। अमेरिका जो दुनिया का सबसे सुदृढ़ राष्ट्र था, सक्षम राष्ट्र कहता था, उसकी आबादी अपने से, उसकी 30-35 करोड़ आबादी, अपनी 125 करोड़। मौत उनके यहाँ ज़्यादा हुई, मौत अपने यहाँ कम हुई है। रिकॉर्ड की बातें हैं, आप नेट से सब चीज़ें निकल जाती हैं। तो एक ऐसे राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री हमारे बीच में थे। मुझे याद है कि जब ऑक्सीजन की कमी थी, बड़े बड़े जो मंत्री, जो बिल्कुल अमित शाह जैसे के लेवल के मंत्री, रात को सोते नहीं थे। ये देखते थे कि ट्रेन में आ रहा है सिलेंडर या हवाई जहाज में आ रहे गैस भर के, और किस तरह से मॉनिटरिंग करते थे 18-18, 20-20 घंटे करके। मतलब ये था कि किस तरह भारतवासियों की जान को बचाया जाए। आपकी एक सरकार है, एक सरकारें पहला होती थी भाई, सोचने की बात है, नौजवान बच्चे पढ़े लिखे हैं, कि हमारे यहाँ जब देश आज़ाद हुआ था ना तो कोई अड़चन थी, सारा देश नेहरू जी के पीछे बौला था, कुछ भी कर लेते, कोई राजनीतिक मुकाबला भी नहीं था, जितना मर्जी विकास करते, जितने मर्जी काम करते, कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य से मुझे याद है, मैं जब बच्चा था, सीमेंट भी हमारे देश में नहीं मिलती थी। मेरा बाप फौजी था, छुट्टी आया करता तो दरखास्त लिखा करता 25 कट्टे दे दो, 50 कट्टे दे दो। डीसी का जाया करते, डीसी लिखा करता 5 कट्टे अलाउड। अब 5 कट्टे में तो भाई घर बने को नहीं, उन्हें दर जाया करते, 6 महीने में दोबारा छुट्टी आया करता, फिर क्या करता सीमेंट दे दो, 5 कट्टे फिर दे दिया करते। तब तक पिछले वाले खराब हो जाते थे। अपने देश का चूना पीसना, अपने देश की पत्थर पीसना क्यों नहीं करते थे ये? कोई मुझे बता दो। बाहर ये तो पीसना ही तो था, कोई टेक्नोलॉजी बाहर की नहीं चाहिए थी। फोन से सिफारिश से मिलते थे, सिलेंडर सिफारिश से मिलते थे, कोटा परमिट कार स्कूटर बनाने की फैक्ट्री नहीं लगने देते थे। और सबसे ज्यादा एक मानसिकता थी उस टाइम की सरकारें थी। मैं कहता हूं दुनिया के 70-80 देशों में गया हूं, कहीं भी जाते हैं आज ये बच्चे हैं तिरंगा झंडा स्कूटर पे लेके बड़े मान सम्मान से चलते हैं। इवन तिरंगा झंडा फहराने का हक भी पब्लिक को नहीं था, वो भी उन्हें खास घरानों को था कि भाई हम फहरावांगे तिरंगा झंडा। दूसरा तिरंगा झंडा फहरा दे तो उसकी सजा हो। ये तो नवीन जिंदल जी आए, सुप्रीम कोर्ट में किया मुकदमा, तब जाके झंडा फहरने लग गया। एक हमारे भावना डाल दी कि भाई पुराने हमारे पर जो राजे महाराजा आया करते वो अलग तरह के आदमी थे। दिल्ली के रोड देखो आप, अभी भी आप नई दिल्ली में जाते हो, शाहजहां रोड, अकबर रोड, औरंगजेब रोड, जो कत्लेआम मत आया करते उनके नाम से तो रोड। किसी ने ना महाराजा सूरजमल का नाम लिया ना भाई, महाराजा सांगा का नाम लिया ने, या किसी और बड़े महापुरुष का उसका नाम लिया ने। ये एक षड्यंत्र था कि एक वर्ग तो ऐसा रहे जो शासन करता रहे, एक वर्ग ऐसा रहे जो जिंदा पेट भरने के लिए जिंदा रहे, वोट बन के रहे। ये मेरे विचार है, किसी भाई को पसंद ना भी आओ चाहे, लेकिन ये मैं महसूस करता हूं अगर देश के अंदर सही शासक होता शुरू के 50-40 साल में, छोटे छोटे देश सिंगापुर जैसे, दुबई जैसे, हांगकांग जैसे, पता नहीं कहां से कहां निकल गए और हम पीछे चले गए। चीन हमारे साथ ही आगे बढ़ना शुरू हुआ था। चीन दुनिया की महाशक्ति बन गया, हमारे से 5 गुना 6 गुना 8 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और हम पीछे रह गए। हमारा मुकाबला किससे करें? पाकिस्तान से,
जो छोटा सा देश था, और दुर्भाग्य से जब देश आजाद हुआ, क्या वजह रही कि देश का कश्मीर आधा कट के दे दिया उनको? क्या वजह रही? और जो वे कहते थे दूसरा देश मांगते थे, उनको कत्लेआम करते हुए गए, और उस टाइम ये कहा कि इनको पैसे भी दे दो, इनको खर्चा भी दे दो। क्या करना चाहते थे वो लोग? मतलब बहुत सारे इतिहास में अगर कोई सोचेगा तो फैसला करेगा कि इतिहासकार बताएंगे उस टाइम क्या क्या कमियां रही है। आज आप एक फर्क देखो, युद्ध हो रहा है रूस का, यूक्रेन का, सारे दुनिया के राष्ट्र देखें कि इस युद्ध को कोई बंद करा सकता है तो मोदी करा सकता है। अमेरिका भी हमारे साथ देखता है, रूस भी हमारे साथ देखता है। जब युद्ध में बात आई, भारत के हित की बात आई, तो भारत ने कहा भाई हम रूस से तेल लेंगे, हमारा दोस्ती है 50 साल की। अमेरिका ने घुड़की दिखाने की कोशिश की, लेकिन किस मजबूती से कहा कि आप अपने देश का फैसला करो, भारत का हित देखना हमारा काम है। हमारे बच्चे फंस गए थे, 25,000 पढ़ने वाले MBBS करने गए थे वहां। मैंने तो अपनी जिंदगी में देखा नहीं कि दो देश लड़ रहे और उनकी लड़ाई बंद करके तीसरे देश के आदमी ने कहा भाई तुम जाओ। यो कोई कबड्डी कुश्ती का मैच थोड़ा था भाई, लेकिन ये हुआ है। हमारा एक भी बच्चे का अगर खबर चाहिए हो तो बताओ। ये अंतर्राष्ट्रीय ताकत है। ये ताकत किसकी है? भाजपा की नहीं, मोदी की नहीं, आप लोगों की ताकत है। दुनिया के अंदर 125 करोड़ का लोकतंत्र है नहीं और कहीं। आज भी दुनिया में आधे देश तो गुलाम, कोई राज्य के गुलाम है, कोई कम्युनिस्टों का गुलाम है, वहां वोट नहीं पड़ते। और जो आधे बचे हुए हैं उसमें से आधे अकेले हमारे देश में रहते हैं। और हमारी सबसे बड़ी खूबी यह है, कुछ भी कमियां हो, कुछ भी रह गई हो, विकास ना भी हुआ तो, लेकिन वोट डलते हैं। आप शासन का फैसला का चाबी आपके हाथ में है। और मैं तो एक ही चीज कहता हूं अधिकारियों को भी, नेताओं को भी, भाई मालिक ये जनता है। लोकतंत्र के अंदर ये मालिक है, हम सेवक हैं। इन्होंने जब तक हमारी जिम्मेदारी दे रखी है कलम की, तब तक रखेंगे, जब चाहे हमें हटाते। ये गुरूर करने वाले लोग, एक हमारे अंदर ये समस्या आ गई थी कि लोग, चुने हुए लोग जो है, आप लोगों को माई बाप या जनता की बजाय आपको वोट समझने लग गए, वोट समझ के काम करने लग गए। वोट आपका लें, गरीब का बच्चा मेरिट वाला फर्स्ट डिवीजन वाला रोता रहे और अपने रिश्तेदार या मोटी जेब का खर्चा करके उसकी नौकरी खा जाते थे। गांव के अंदर 2 चौधरी बना दिए, वो वोटों के ठेकेदार बन जाते थे। जलसा करना हो, जुलूस करना हो, और आपको कोई काम भी किसी नेता से मिलना हो तो उनके दरवाजे पर पहले जाना पड़ता था। भारतीय जनता पार्टी में व्यवस्था तोड़ी है। गरीब का हक गरीब को दिया है, जिसका हक उसको दिया है। और जो व्यवस्था बदली है, आप देख सकते हो 8 साल में नौकरियां किसको मिली हैं। जो प्रतिभाशाली है, जो मेहनत करता है, उसको मिली है। और दुनिया, मैं कहता हूं कि दुनिया के अंदर अमेरिका क्यों सक्षम है? अमेरिका के अंदर मेहनत की और सम्मान, उसकी प्रतिभा की इज्जत है। पैसे की इज्जत इतनी नहीं है। पैसा पीछे आ जाता है। अगर कोई नया आदमी रिसर्च करता है, कोई स्टार्टअप शुरू करता है, कोई नई खोज करता है, अरबों डॉलर उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। ये भारत में अब होना शुरू हो गया है। अब पूंजी सेकेंडरी हो गई है, बुद्धि फर्स्ट आ गई है। और जिस देश में प्रतिभा का सम्मान होगा, बुद्धि का सम्मान होगा, वो देश आगे बढ़ेगा। आज मेरा देश आगे बढ़ रहा है। देखो आज जगह जगह हाईवे का काम, चारों तरफ सड़कें बन रही हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, बॉर्डर के रोडों पे जोर लगा रखा है। और मैं तो एक चीज कहता हूं कि हमारे को कहां टिका दिया था? हमारे से एक अलग हुआ छोटा सा देश पाकिस्तान, उसके साथ बिठा दिया था, उससे मुकाबला करते थे। आज मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हैं, पाकिस्तान का कहीं नाम है भाई? चर्चा है पाकिस्तान की? आपने देखा होगा 2014 से पहले क्या होता था। हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है। हर जगह हफ्ते में खबर आती थी हेडलाइन की, ये घपला हो गया सेंटर में, कॉमनवेल्थ का घोटाला हो गया, इस चीज का घपला हो गया, शेयर का घोटाला, किस चीज का घोटाला। या खबर आया करती कि अब बम फट गया, आज बंगलोर में फट गया, आज इसमें फट गया, आज इसमें फट गया। 5 साल पीछे तक के 2009 से लेकर 14 तक के अखबार निकालो, आपकी याददाश्त ताज़ा हो जाएगी।
ये कहा करते कश्मीर के अंदर धारा 370 हटा दोगे तो दुनिया खिलाफ हो जाएगी, बाहर जाते बाहर काट के घेर देंगे दुनिया वाले। मैं सैनिक का बेटा हूं, हमारे फौजी भाई वहां हथियार होते हुए नीची गर्दन के पिट के पत्थर खा के आते थे, गोली चलाने का हुक्म नहीं था उसका। आज कहां गए वो उग्रवादी, आज कहां गए वो बम फेंकने वाले, आज कहां गए वो आतंकवादी, आज कहां गया वो पाकिस्तान को भिखमंगा बना दिया है। 300 रुपए किलो उसको आटा नहीं मिल रहा, 300 रुपए लीटर में उसको तेल नहीं मिल रहा, दुनिया के अंदर कटोरा मांगे फिर रहा है कि मुझे कोई चंदा दे दो, मुझे कोई लोन दे दो। आज उसका पाकिस्तान का ये हाल कर दिया। आज आर्थिक लड़ाई है, दुनिया कहाँ, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के अंदर बढ़ती 5वें नंबर पर पहुंच गया भारत, और एक पाकिस्तान है जो बिल्कुल नीचे ज्यादा है। तो ये ताकत है, ये आप लोगों की ताकत है। मैं तो एक ही चीज कहता हूं कि लोगों, आज की सरकार जो है वो आपके लिए सोचती है, आपकी सरकार जो है वो देश के लिए सोचती है। आज टाइम लेट हो गया, लेकिन मैं कहना और भी बहुत चीज़ें चाहता हूँ। मैं तो एक चीज़ कहता हूँ, आप अपना भला बुरा खुद देखो। मुझे याद है, मैं पहले आज भाषण नहीं देता, भाषण देना मुझे आज भी नहीं आता, मन की बात करता हूँ। मैं तो दुल्हेड़ी में मैं कम से कम 10 बार आया हूँ। बहुत इलेक्शन हुए, सुरेंद्र सिंह के हुए, बंसीलाल जी के हुए। दुल्हेड़ी ने तो भाई 80, 85, 90% वोट दिए हुए हैं, मेरे पे दुल्हेड़ी का रिकॉर्ड है। मोदी जी के भगत जब मानूंगा उस रिकॉर्ड में तोड़ोगे। अब तो आप 70% वोट थोड़े भाई दुल्हेड़ी के, 90% जो पुराने रिकॉर्ड दुल्हेड़ी के मेरे पास हैं। दुल्हेड़ी ने एक तरफा वोट दिया करते बिना, ये मुझे याद है सुरेंद्र सिंह के साथ आया करता कि दुल्हेड़ी तो बिल्कुल एक तरफा है, यहाँ तो कोई दूसरा एजेंट भी नहीं बनता था। तो आज देश के लिए वोट दो, आज समाज के लिए वोट दो, आज अपने इलाके के लिए वोट दो। मैं नहीं कहता कि ए को दो या बी को दो, सी को दो, लेकिन ये सोचो कि कौन देश का भला कर सकता है, कौन समाज का भला कर सकता है। और आप आज सबसे अच्छी पार्टी है तो आपको पता है कौन सी पार्टी है। सब पार्टियों में खानदानी पार्टी हैं, ममता की देखो, मुलायम की देखो, लालू की देखो, हमारे हरियाणा की भी देख लो। और ये भी पता है ये पार्टी में ये हटेगा तो दूसरा कौन आएगा, उसका पोता आएगा या बेटा आएगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका मोदी जी के बाद पता नहीं कौन होगा, मनोहर लाल जी के बाद कौन होगा ये नहीं पता, और कोई बड़े नेता है उसका ये पता नहीं कौन होगा। ये इन बच्चों में से भी कोई बन सकता है, इन बच्चों में से मुख्यमंत्री बन सकता है। खुली किताब है भाई। जिस तरह से ये काम करते हैं, इस भावना से काम करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी वाले तो इनको घर से बुला के ले जाएंगे। इनको यहाँ से बता रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। कोई किसी का बाप की पार्टी नहीं है, ये किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है। जो विचारधारा की पार्टी है, जो नेक काम करने वाला है, उसको भारतीय जनता पार्टी घर से बुला के ले जाती है। आप औरों को छोड़ो, मैं तो भारतीय जनता पार्टी में पहले नहीं था भाई, बंसीलाल जी के साथ रहा, सुरेंद्र के साथ रहा। 2014 में आया, मुझे मोदी जी पसंद थे, मैं कोई लेने नहीं आया था, ईमानदारी से कहता हूँ। मुझे देखता है देश हित में काम करते हैं इनके लिए, और मैं इनके करप्शन से, बम ब्लास्ट से, इनसे तंग था। मैंने मोदी जी के साथ आया, मुझे टिकट दी, दोबारा फिर टिकट दी, जीतते पहली बार का एमएलए। आप बताओ, पहली बार का एमएलए, आधी जनता की जिम्मेदारी मुझे दे रखी है। अब ये कहते हुए काम ज़्यादा करता है मेरे से, तो मैं चाहता हूँ कि 5-6 घंटे सोता हूँ, अगर वो भी कोई काम चल जाए तो मैं किसानों की सेवा करना चाहता हूँ। और इन्होंने षड्यंत्र किए किसान आंदोलन के नाम से। कई भाई ऐसे हैं जो नौकरी बेचने वाले या बदलियों के पैसे लेने वाले चौक में बैठेंगे और तो कुछ पाओ को नहीं। और मैं तो अरे जानू भी भिवानी जिले में कौन कौन क्या क्या है, टोला में बैठे थे उन्हें सारा न जानू हूँ। मुद्दा क्या है, बोला भाई और तो ठीक से भाजपा ने किसान मार दिया। अरे भाई किसान कैसे मार दिया? 2014 से लेकर 22 तक 6 गुना बजट कृषि का बढ़ा रखा है, नहरों का बजट बढ़ा रखा है, बीमा के हमने अरे भिवानी अकेले जिले में 1000 करोड़ रुपए दे लिए, मुआवजे के पैसे हम 400-500 करोड़ रुपए दे लिए, अकेले भिवानी जिले में दे लिए। कभी सोचा है कि बिना बाजरा बेचे पैसे मिल जाएंगे भाई? कभी सोचा था? कभी देखा था कि घर में से ऐसे पीछे कोई किसान बता दो 2-3 महीना में उसके जब टन ना बोलता मोबाइल, चाहे 200 आओ, 1000 आओ, 2000 आओ, आते हैं कैसे? क्योंकि हमारा कोई एहसान नहीं करते। इस वर्ग को उठाना है, इसको ऊपर उठाना है, देश को ताकत देगा, देश की ताकत बढ़ेगी तो इस वर्ग से बढ़ेगी। ये नहीं कह रहे कि हमको एहसान कर रहे हैं, आपका ही पैसा है, आपका ही दिया हुआ है। और ये पैसा पहले कहाँ जाता था भाई? बीमा के पैसे 2-2 रुपए के चेक मिलते थे, आज किसान हितैषी होने का काम कर रहे हैं। और एक और है, आज जो एक पार्टी है
कांग्रेस पार्टी, वो सारा दावा कर रहे हैं कि भाई हम जो आ गए तो ये भी माफ़ कर देंगे, पेंशन भी 6,000 कर देंगे, और भी 10,000 कर देंगे, और फलाना कर देंगे। इतने वायदे करेंगे, आप देख लेना अगले साल भर में हर रोज़ एक नया वायदा करेंगे। वो एक जो सुनाया करते, कोई चौधरी बंसीलाल कहा करते कि ये इनके लवा बन रही है कि एक जमींदार की भैंस खो गई थी, और भैंस खो गई तो छोरन लेके गया, पहला देवी के मंदिर में गया, फिर शिव जी का गया, एक थन उसका चढ़ा दिया, एक उसका चढ़ा दिया, एक हनुमान जी का चढ़ा दिया, एक बालाजी का चढ़ा दिया। और छोरा ने बोला बाबू क्या करेगा भैंस का, चारों थन तो चढ़ा दिए तने, भैंस तो चारा चारा खोना पड़ेगा। उन्होंने बोला अरे एक बार इस भैंस पास जानते हैं इनमें बाबा ने तुम्हें देख लूंगा, तो देख लो। ये कांग्रेस वाले ये चाहे हैं किसान को एक बार बका लें, सब कुछ घोषणा कर दें, ये चाहते हैं कि एक बार इनको किसी तरह से कुर्सी ले लें। लेकिन मुझे पता है भारत का किसान, हरियाणा का किसान समझ चुका है कि ये कौन अच्छा है देश के लिए, कौन बुरा है देश के लिए, कौन काम करने वाला है। और मैं तो आपकी समझ पर भरोसा है, लोगों पे भरोसा है, और इसी का परिणाम है। बार बार देखो प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी आती है, कभी तो ये मशीनों पर एलिगेशन लगा देते हैं, कभी कहते हैं कि रोड होगी, एक आध पहलवान हार जाकर मुकाबले रेफरी गलत से, तो इनके साथ वो बनी हुई है। ये अपने अंदर झांक के नहीं देखते कि इन्होंने जनता के साथ क्या अन्याय किया है, जनता को कैसे लूटा है, जनता को वोट समझ के रखा है। जो पूजनीय थे किसान भाई उनका शोषण किया है, तो उसका नतीजा इनको मिल रहा है। लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता भाई, गौशाला के प्रांगण में आया हूँ, पहले भी आया था। अब मैं इसका मुझे पता है पैसे तो मेरे बच रहे हैं थोड़े, लेकिन ये 11 लाख तब घाट मानेंगे नहीं, मन बेरा है तो वो मैं दूंगा। और जो आपने मांग पत्र दिया है वो उसका भी जो एक एक चीज़ करके झूठी घोषणा नहीं करता, चंडीगढ़ जाके जो सड़कें हैं, जो चीज़ें दी है, कोशिश करके उनमें से भी सिरे चढ़ाऊंगा। और अपनी क्लब बनी हुई है बच्चों, किस नाम से है? गांव में कृपा उठाने के लिए ट्रैक्टर, गांव में एक तो वो दे दूंगा भाई, वो होता है ना ट्रैक्टर ट्राली भी दे दूंगा। तो क्या चाहिए? तो क्या चाहिए तने? एक वो दे, गांव में एक टैंकर ले, टैंकर है भाई, 42 दिन काम आ जाएगा। शायद सारी चीज ले रहे तुम तो यार। तो ये चीज अभियान को पूरे प्रदेश चलाते हैं, परंतु हमारे पास आने जाने 5 लाख रुपए दे दूंगा, तुम जो मर्जी खरीद लियो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने जो मान सम्मान किया। भाई मैं तो एक ही चीज कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं दिया, जो है आपका ही है, आपका ही दिया हुआ है, आपका ही कलम, आपका ही सिस्टम, आपका ही सौदा। जयराम जी के भाई।